हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, आज हम एसएससी CHSL 2019 के पेपर का थर्ड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि 14 अक्टूबर का है। ठीक है, बाकी हमने पेपर डिस्कस कर ही लिए 14 अक्टूबर तक के। अभी तक लास्ट ये थर्ड शिफ्ट का पेपर बचता था, आज इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। सिंपल पेपर है, इजी पेपर है। जो हमारे पास मेन शिफ्ट है ना, वो 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट है, और हम 14 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट को कंसिडर कर सकते हैं। ये तीन शिफ्ट में पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। ठीक है, उससे अगर हम बाकी के पेपर को डिस्कस करेंगे ना, जैसे आज वाला ये थर्ड शिफ्ट का जो पेपर है, या फिर बाकी के जो भी अदर शिफ्ट में पेपर्स हुए, उनमें बहुत डिफरेंस है। तो इन तीनों शिफ्ट के बच्चों को काफ़ी फायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको टफ पेपर देना पड़ा तो उनका कुछ लॉस हुआ, बल्कि लॉस में कौन बच्चे होंगे, जिनकी इजीएस्ट शिफ्ट होगी। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और उम्मीद करनी है कि हार्ड शिफ्ट आपको मिले। ठीक है, तो चलते पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, एन आर्टिकल वाज मार्क्ड एज एक्स। कि किसी जो आर्टिकल है, कोई एक वस्तु है, उसको जो मार्क प्राइस है ना, वो एक्स रुपए है, कि एक्स उसका मार्क प्राइस है। सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ एक्स माइनस 40%, और उस पर डिस्काउंट कितने का दिया है, एक्स माइनस 40% का। इफ कस्टमर पेड, और ये उसका सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, एक्स माइनस 32, और डिस्काउंट की अगर मैं बात करता हूं तो डिस्काउंट है एक्स माइनस 40%। देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हमें मार्क प्राइस बताना है, मतलब एक्स का वैल्यू बताना है। देखो, या तो हम इसको यहाँ से ऑप्शन से कर सकते हैं कि x की वैल्यू मैं यहाँ से कंसिडर कर सकता हूँ। जो x की वैल्यू होगी उसमें से 40 माइनस करेंगे तो उतना परसेंट का डिस्काउंट देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, तो यहाँ पे मार्क प्राइस कितना हो गया, 50। डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, 10% का। 50 में 10% का डिस्काउंट कितने का होगा, 5 का होगा, तो ये 45 होगा। और 50 माइनस 32 तो 18 आना चाहिए। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 75। तो 75 अगर मैं x लूंगा तो 75 माइनस 40 कितना होगा, 35% होगा। और 75 का 30% तो ये डेसिमल में जाने वाला है, तो यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, 80 को। तो x मैंने 80 कंसिडर किया, तो डिस्काउंट मेरा कितना हो जाएगा, 40%। और 80 का 40% कितना होगा अपने पास, 32। ठीक है, तो यहाँ पर 32 का डिस्काउंट हो गया मेरे पास। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी थी, 80 थी, और जो सेलिंग प्राइस था वो कितना हो जाएगा, 32। तो डिस्काउंट है, और ये डिस्काउंट हमारा 32 आ ही रहा है। तो 80 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। देखो, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, मार्क प्राइस माइनस 32, और माइनस क्या होता है, डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट ही होना चाहिए। तो मेरा जो डिस्काउंट आ रहा है वो 32 आ रहा है, और वही तो डिस्काउंट वो माइनस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 80 मार्क प्राइस क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर हम ऑप्शन से नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं वो भी हम समझ लेते हैं एक बार। देखो, अगर मार्क प्राइस एक्स रुपीज है, अगर मार्क प्राइस एक्स रुपीज है, तो डिस्काउंट कितने का है, एक्स माइनस 40% का। तो जो वस्तु होगी, जो आर्टिकल होगा, उसको बेचा कितने में होगा, 100 माइनस एक्स माइनस 40% में। तो ये 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 60 माइनस एक्स बाई 100 में इसे बेचा होगा। तो x का 60 माइनस एक्स बाई 100 इक्वल होना चाहिए x माइनस 32 के। यहाँ से अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो थोड़ा सोल्व करने में दिक्कत आएगी, है ना, लेकिन ये इजीली हो जाएगा। इतना कोई टफ कैलकुलेशन नहीं बनेगी। देखो, 60x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100x माइनस 3200। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर इधर भेजेंगे, पॉजिटिव रखना है। ये 60x होगा तो ये 40x आ जाएगा, प्लस का 40x आया, और ये माइनस का 3200 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से देखो फैक्टर इजीली हो जाएंगे, 832 होता है, तो प्लस का 80x माइनस 40x में कर दूंगा। तो यहाँ से x की वैल्यू एक 80 आएगी और एक माइनस का 40 आ रही है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 80 हमारे पास फाइनल आंसर होगा, 40 ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, और नेगेटिव हो भी नहीं सकता है। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड x, हमें x बताना है। किस लिए, कि इफ cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ है, कि cos किस एंगल पर माइनस हाफ होगा, तो हमें पता है ये 120 डिग्री पर हाफ होगा। तो ये तो अपने पास कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है।
99, ये 270 बन रहा है, 270 डिग्री, तो ये तो होगा नहीं। ये कितना बन रहा है, ये 120 डिग्री बन रहा है, तो अपना यही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 65% मोर देन द थर्ड नंबर। अपने पास तीन नंबर है, मान लो ए बी सी। फर्स्ट नंबर जो है वो पहले वाले का, मान लो अगर ये 100 है तो ये 25% ज्यादा होगा, मतलब 125 होगा। और ये जो सेकंड नंबर है वो 65% ज्यादा होगा, मतलब 165 होगा। हमें बताना क्या है, रेशियो ऑफ द टू नंबर्स। तो इन दोनों नंबर्स का हमें रेशियो बताना है। तो ये देखो 5 2 10 और 5 5 25, ये 5 3 15 और ये 5 3 15, तो कितना रेशियो आएगा, 25:33 ही फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यहाँ पर a प्लस बी हमें दिया हुआ है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी दिया हुआ है, और पूछा क्या है, ए बी की वैल्यू। देखो जब हमारे पास यहाँ पर हम फैक्टर चूज कर पा रहे होते हैं, मतलब कुछ ऐसा डेटा होता है जिससे हम वैल्यूज को अज्यूम कर पाए। अब यहाँ तो देखो a प्लस बी 27 है, इसके काफी सारी वैल्यूज पॉसिबल है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी वैल्यू है जो कि हम यहाँ पर अज्यूम तो नहीं कर सकते हैं, टाइम लगेगा करने में। तो अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें सोल्व करना पड़ेगा। क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा देंगे, जो कि होती है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जिसकी वैल्यू हमें कितना दी हुई है, 5427। अच्छा, इसको मैं और भी कुछ लिख सकता हूँ क्या, देखो ए प्लस बी का मैं होल स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है, और माइनस 3ab, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक ए बी माइनस का ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये टोटल कितना ए बी हो जाएगा, माइनस का 3ab हो जाएगा। और यहाँ आगे ए प्लस बी बैठा हुआ है, तो ये 5427। ठीक है, तो ए प्लस बी की वैल्यू हमें दिया 27, और यहाँ पर भी मैं, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर भी मैं 27 कर सकता हूँ, और 27 का स्क्वायर कितना होगा, 729 माइनस का 3ab, और ये 27 से इसको कैंसिल आउट किया तो 27 2 0 1 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 3ab को इधर भेजा, 3ab इधर आया, और 201 यहाँ पर आ गया, तो 729 माइनस 201 82, और ये अपने पास 528 3ab। ठीक है, 3 से कैंसिल आउट किया, 3 1 3, 3 7 21 और 3 6 18, ये ab की वैल्यू हमारे पास आ गई 176। ठीक है, या फिर हम इसे यूनिट डिजिट के हिसाब से भी कर सकते थे, अगर थोड़ा फास्ट करना है इसको। तो देखो इसे 27 से कैंसिल आउट किया, ठीक है, तो ये 201 आया। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू क्या, ऑप्शन से उठा उठा कर रख लेंगे। तो यहाँ पर देखो 176 रखा, तो 6 3 18, यूनिट डिजिट 1 8 बनेगी, और यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा 1, तो देखो 1 आ रहा है, तो ये यूनिट डिजिट सेटिस्फाई करेगा, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वरना कैलकुलेशन इसके बाद कोई ज्यादा बचती नहीं है, तो भी ये इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। इन अ सर्किल PQ एंड RS आर टू डायमीटर्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मान लो हमारे पास एक सर्किल है, ये जलेबी नहीं है, सर्किल है, सर्किल जैसा बनाते हैं, तो ये एक सर्किल है जिसमें PQ और RS दो डायमीटर है, दो व्यास है हमारे पास, जो दोनों ही एक दूसरे पर लंबवत है। तो मैं लंबवत दो व्यास बना देता हूँ, डायमीटर बना देता हूँ, जिनका नाम PQ और RS दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है, PR जीवा की लंबाई बताइए, कोड PR की क्या लेंथ होगी। तो देखो PR ये होगा, ये एंगल 90 डिग्री बोला है हमें। अगर रेडियस R है तो ये लेंथ कितनी होगी, √2r होगी कि नहीं होगी। राइट एंगल ट्राइंगल से ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, तो इसको हम इजीली निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो ये 2r स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर। मुझे हाइपोटेनियस चाहिए तो इधर स्क्वायर रूट करूंगा, तो ये √2r आ जाएगा। वैसे ये चीज हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, एग्जाम में काफी हेल्प मिलती है कि अगर ये दोनों साइड सेम है और यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस √2 होगी लेंथ के। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सारे ऑप्शन PQ की फॉर्म में दिए हैं, और PQ हमारी है क्या, डायमीटर, तो PQ हमारी क्या है, 2r होगी। तो मैं यहाँ पर r की वैल्यू रख सकता हूँ PQ/2, तो r यहाँ से क्या आएगा, PQ/2, तो √2 PQ/2, तो यहाँ से √2 से एक बार √2 कटेगा, तो PQ/√2 हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है? अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर 3,200। ठीक है, उसने 3200 रुपए में कोई एक आर्टिकल खरीदा, ये कॉस्ट प्राइस है, और उसने बेच दिया 12% लॉस में। ठीक है, तो उसने कितने लॉस में बेचा है? 12% लॉस में बेचा है। तो बेचा कितने में होगा? 88% में बेचा होगा कि नहीं? किसका? कॉस्ट प्राइस का। तो हमें सेलिंग प्राइस बताना है, एसपी बताना है, तो कुछ नहीं, इसे सोल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना है बस। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 246, 6 10 4 2 6 7 2 2706 हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सचिन स्कोर्ड 120 रन। सचिन ने टोटल 120 रन बनाए, इन विच इट इंक्लूड्स, मतलब उसने 6 बाउंड्रीज लगाई है एंड 4 सिक्सेस, मतलब 6 तो उसने चौके लगाए, मतलब 4 रन तो उसने ऐसे बना लिए, टोटल 24 रन, और बाकी के 24 रन उसने 6 से बनाए, और बाकी के उसने रनिंग करके भी बनाए होंगे, सिंगल डबल और ट्रिपल रन से, तो वो रनिंग बिटवीन द विकेट से बनाए होंगे। तो देखो 24 और 24 टोटल 48 रन उसने कैसे बनाए थे? बाउंड्रीज से बनाए थे, मतलब उसने कितने रन रनिंग कर बनाए हैं? तो देखो इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? 10 - 8 2 आया, 11 - 4 कितना आएगा? 7। तो 72 रन उसने कैसे बनाए हैं? भागकर बनाए। कितने में से बनाया? उसने पूछा है कितना परसेंट स्कोर उसने रनिंग कर बनाया है। तो 72 रन उसने बनाए हैं, कितने में? परसेंट में पूछा है, तो हम परसेंट निकाल लेंगे 120 से, मल्टीप्लाई बाई 100, एक जीरो से एक जीरो गया, 6 ये 5 आया, 6 12 12 पंजे 60। तो 60% जो रन उसने बनाए वो किससे बनाए? रनिंग बिटवीन द विकेट से बनाए। अगर पूछा जाता कि कितने परसेंट रन उसने बाउंड्रीज से बनाए, तो 48 रन बनाए हैं आउट ऑफ 120। तो 12 चौक 48, तो एक जीरो से यहाँ करा गया, तो ये 40% रन उसने बनाए। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 48 रन का निकालने थे कितने परसेंट बैठ रहा है, और 100% में से माइनस कर देंगे, तो बाकी के रन उसने कैसे बनाए होंगे? रनिंग कर ही बनाए होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स हमें 2 दिया हुआ है, और हमें ये डायरेक्ट पता होना चाहिए, जब भी a प्लस 1/a हमें 2 दिया हो, तो यहाँ पर कितनी भी पावर देकर हमसे पूछ ले, उसका भी रिजल्ट 2 ही होगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर कितना होगा? 2 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसके लिए सभी में सेटिस्फाई होगा ये। मान लो sec x प्लस cos x हमें दिया होता 2, तो भी ये 2 ही होता। ठीक है, tan x प्लस cot x अगर हमें दिया होता, तो भी किसी भी पावर में हमसे पूछा होता, किसी भी पावर में हमसे पूछा होता, रिजल्ट क्या होता? यही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो एक्स वाई जेड हमें दिया हुआ है, और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy हमसे पूछा है। देखो इस आइडेंटिटी पर हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। 25 नंबर के 25 क्वेश्चन के सेट में एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। कुछ नहीं, आइडेंटिटी बेस्ड होता है। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है वो हम बता देते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड को हम लिख सकते हैं हाफ a प्लस बी प्लस सी, सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड में है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। कुछ नहीं, अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू रखना है। कैलकुलेशन भी हार्ड नहीं होगी, बड़ी वैल्यू है। तो देखो जब भी यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ हो ना, कि मतलब देखो 1 1 का डिफरेंस यहाँ चल रहा है, तो हम यही वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर डिफरेंस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 का हो जाएगा, और यहाँ 2 का हो जाएगा, क्योंकि जेड और एक्स में कितने का डिफरेंस आ जाएगा? 2 का। तो ये 2 का स्क्वायर, तो ये टोटल वैल्यू कितना आ जाएगी? 6 आ जाएगी। और यहाँ पर हाफ है, और इन सब का सम कितना है? 7 6 तिया 18 हो जाएगा, और 2 4 6 और 1 7, 78 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये 3 हो जाएगा, 8 तिया 24, 7 तिया 21 और 2 234 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और अगर इस तरह से डेटा ना दिया हुआ हो कि उनके डिफरेंस हमें पता चल रहा है कम है, ठीक है, तो हमने डिफरेंस वाला यूज किया, तो यहाँ से एक और आइडेंटिटी हमारे पास बनती है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर इस तरह का कुछ डेटा गिवन हो कि हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी हुई है, या फिर x माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू दी हुई है, इस तरह का कोई डेटा गिवन हो, तो हम इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ से एक और आइडेंटिटी बन जाएगी वैसे तो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, माइनस 3 XY वाई जेड प्लस वाई जेड। ये भी आइडेंटिटी यहाँ से बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, है ना, इसे सोल्व करेंगे तो यही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 2y जेड एक्स, सॉरी ये जेड एक्स बनेगा। ठीक है, अब यहां से एक चीज और हम समझ सकते हैं, देखो ये आंसर तो आ ही गया, इसको तो मैं हटा देता हूं। देखो ये दोनों आइडेंटिटीज इक्वल है, क्योंकि ये भी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 XY Z को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से देखो XYZ से XYZ तो कट जाएगा, यहाँ काटते नहीं है वरना आइडेंटिटी बिगड़ जाएगी। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स किसके इक्वल आएगा, हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है, तो इसे भी हम यूज ले सकते हैं अगर कहीं पर यूज लेने की जरूरत पड़ती है तो। बाकी हम एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 XY Z के तीनों आइडेंटिटीज याद रखेंगे तो इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे और जल्दी भी कर पाएंगे, ठीक है, और इन पर क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो यहाँ तो हमें समझ में आ रहा है यूनिट डिजिट 5 है, तो ये क्यूब रूट होगा किसी का, तो ये देखो इसका 25 का क्यूब बन रहा है ये, तो यहाँ पर तो 25 आएगा, माइनस का रूट एक्स इज इक्वल टू 4। क्लियर है, तो ये रूट एक्स तो इधर आ जाएगा और यहाँ 25 माइनस 4 किया तो ये 21, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि वैल्यू बतानी है एक्स की। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 का होल स्क्वायर जो कि होता है 441, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करेक्ट, 2 पैरेलल कोड्स आर ड्रॉन इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। देखो एक सर्किल है, लग नहीं रहा है सर्किल है तो सर्किल बनाते हैं। एक सर्किल बनाया जिसमें 2 पैरेलल कोड हमें बनानी है। देखो एक की लेंथ हमें दी है 20 सेंटीमीटर, अगर ये 20 सेंटीमीटर है, सेंटर से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो इसे बाइसेक्ट करेगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये लेंथ कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, तो इसको तो मैं हटा देता हूँ, सर्किल ही चला गया। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर होगा। द लेंथ ऑफ द वन कोड इज 16 सेंटीमीटर, सॉरी डायमीटर हमें 20 दिया हुआ है तो रेडियस 10 होगी, तो मैं यहाँ से रेडियस ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये रेडियस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, और जो कोड की लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है, तो ये वाली लेंथ 8 सेंटीमीटर होगी यहाँ, क्योंकि इस पॉइंट पर ये बाइसेक्ट हो रही होगी, ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोड्स 12 सेंटीमीटर है। अब देखो ये दो कोड के बीच का डिस्टेंस अगर 12 सेंटीमीटर है और रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो ये एक साइड तो नहीं हो सकती है दोनों कोड, तो ये दूसरी तरफ होगी, तो मैंने दूसरी तरफ इस कोड को बनाया। क्लियर है, मैंने जब तक दूसरी कोड को नहीं बनाया जब तक मुझे पता नहीं चल गया कि ये सेम साइड है या फिर सेंटर के अपोजिट साइड है। यहाँ तो क्वेश्चन में मुझे बोला होता कि ये सेंटर से अपोजिट साइड है तो मैं इजीली बना देता, या फिर मैंने वेट किया कुछ ऐसे डेटा के आने का जिससे मुझे क्लियर ना हो जाए कि मैंने एक साइड बनाना है ये कोड को या फिर अपोजिट साइड बनाना है। तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस है दोनों कोड के बीच में, जो कि रेडियस से ज्यादा है, तो एक तरफ तो हो ही नहीं सकता, और सर्किल से बाहर जा नहीं सकती कोड, तो अंदर ही होगी, इसलिए अपोजिट साइड मैंने बनाया। तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगा इनके बीच में वो कितना होगा, 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये बराबर होगा, लेकिन फिलहाल इतना ही मानते हैं। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास बन रहा है, इसको मैं 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसको 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, मतलब ये एक ट्रिपलेट मेरे पास बन रहा है, तो ये 3 इंटू 2 मतलब कि 6 सेंटीमीटर लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक की। टोटल ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी मेरे पास 6 सेंटीमीटर होगा, और हमें पता है कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल लेंथ की ही कोड होती है, तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर होगी, और हमसे यही पूछा था लेंथ ऑफ द अदर कोड। क्लियर है, या फिर हम इसे निकाल भी सकते हैं, यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये 10 होगा, ये 6 आया तो ये 8 आएगा, और इसकी डबल ये टोटल कोड होगी। समझ में आ गई होंगी, यहाँ पर 2-3 आइडेंटिटीज हमने यूज की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एन एथलीट क्रॉसेज अ डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर इन 10 मिनट।
काय का एथलीट है, 10 मिनट में 900 मीटर ही दौड़ रहा है, तो 900 मीटर को 10 से डिवाइड किया, मैंने इसे मीटर पर सेकंड में निकाला पहले तो सेकंड के लिए मैंने इसे 60 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 3 से 9 और 3 2 जा 6, ये 3/2 मीटर पर सेकंड आ गया। लेकिन मैंने देखा कि उसने पूछा किस में, किलोमीटर पर आर में, तो मैं इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो किलोमीटर पर आर में आ जाएगा। तो 2 9 जा 18 और ये 27/5 आया। तो 55 25 और 5 चौका 20, 5.4 किलोमीटर पर आर मेरा फाइनल आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमें x + 1/x दिया हुआ है और हमें यहां पूछ रहा है। अब देखो अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा बना दूं, क्योंकि मुझे यहां से क्या क्या मिल सकता है, x² + 1/x² मिल सकता है, इसका कोई मल्टीपल भी मिल सकता है, या x³ + 1/x³ मुझे मिल सकता है, इस तरह का डेटा तो मुझे मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं इसी तरह का कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो ऊपर x बैठा है, तो मैं दोनों तरफ ऊपर और नीचे दोनों को x से डिवाइड कर देता हूँ। तो देखो ऊपर तो 5 रह जाएगा, नीचे x² का x रह जाएगा, ये 1/x बन जाएगा, और माइनस का 6। ये तो और इजी हो गया, क्योंकि x + 1/x हमें 8 गिवन है, तो यहाँ मैंने इसकी वैल्यू कितना लिख दी है 8, तो 8 - 6 कितना होगा 2, और ये ऊपर 5 है, तो टोटल आंसर कितना आ गया 2.5। कुछ करना ही नहीं था इसमें। यहां से एक चीज समझ लेना कि अगर हमें x + 1/x 8 गिवन है, तो यहां से x² + 1/x² क्या होगा, 8 का स्क्वायर -2। ठीक है, क्यूब अगर हमें निकालना है तो इसका क्यूब करेंगे, 512 माइनस क्या होता है 3a, और a यही होता है। ठीक है, तो 8 तिया 24। इस तरह से हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। फिलहाल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रामू वर्क्स 4 टाइम एज फास्ट एज ए सोमू, कि रामू की जो एफिशिएंसी है वो सोमू की एफिशिएंसी से कितना है, 4 टाइम है। मान लेते हैं कि सोमू की एफिशिएंसी x है, तो रामू की कितनी होगी, 4x होगी। इफ सोमू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, अब सोमू इस एफिशिएंसी से 20 डेज का टाइम लेता है काम को कंप्लीट करने में, तो उसने टोटल काम कितना कर लिया होगा, 20 डेज तक हर दिन x काम करके उसने टोटल 20x काम किया होगा। Then the number of days in which Ramu and Somu together can complete the work. अब वो दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5x। काम उन्हें वही करना है, तो 5x से 20x काम करने में कितना टाइम लगेगा, 4 डेज का ही टाइम लगेगा। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ इन एनी ट्राइंगल द एंगल आर इन द रेशियो दिस, हमें पता है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ कितना बैठ रहा है, 4, तो 4 की वैल्यू कितना होगी, 180 डिग्री, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितना निकलेगी, 45 डिग्री। मतलब कि ट्राइंगल में 45 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल होंगे। अब देखो एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और बाकी के 45 के हैं तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगा। हमसे पूछा क्या है, साइड्स का रेशियो। अगर ये दोनों साइड ए है, क्योंकि इक्वल है, अगर ये साइड ए है तो ये √2a होगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था इस चीज को। ठीक है, तो साइड का रेशियो हम इजीली बता सकते हैं, 45 के अपोजिट साइड ए होगी। देखो पहले एंगल है 1, तो 45 के अपोजिट साइड ए होगी, 90 के अपोजिट साइड √2a होगी, और 45 के अपोजिट a होगी। तो रेशियो कितना आया, a से a मरा, तो 1:√2:1, जो कि अपना है थर्ड ऑप्शन। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है, जो कि √3/4 साइड स्क्वायर होता है, और साइड हमें यहाँ पर 12 दी हुई है, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 4 तिया 12 और 6 चौक 24, तो 36√3 हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट हमें दिया हुआ है, सॉरी प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 74,000 रुपए, किस रेट से, 18 तिया 54 और 2 56/3% की रेट से, कितने टाइम के लिए, 8 मंथ के लिए, और ये पर एनम का है, तो हमने 12 से तो डिवाइड किया और 8 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 दूनी 6, तो ये तो 0 से 0 हटाया। ठीक है,
तो ये आ रहा है, इसे सोल्व कर लेंगे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम एक और चीज देख सकते हैं क्या, कि देखो नीचे 9 बन रहा है, और जब भी नीचे 9 या 3 बने, ठीक है, जब भी 9 और 3 हमारे पास डिनोमिनेटर में बनता है, तो यहाँ तो वो उसे कंप्लीट डिवाइड कर देगा, ऊपर जो भी नंबर होगा यहाँ पर, ठीक है, और कंप्लीट डिवाइड कर देगा तो इंटीजर आएगा। इन केस अगर कंप्लीट नहीं करता है डिवाइड, इंटीजर नहीं आता, कि जैसा कि यहाँ पर डेसिमल में नंबर आ रहा है, तो जो डेसिमल के बाद वाला नंबर होगा ना, वो रिपीटिंग होगा। कैसा नंबर होगा? रिपीटिंग नंबर होगा सभी केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर रिपीटिंग देख लो कौन सा है, एक ही है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव ओड नंबर इज 75। मेरे पास 5 कंजिक्यूटिव ओड नंबर है जिनका एवरेज कितना है 75, तो ये वाला नंबर 75 होगा। हमें पता है अगर कंजिक्यूटिव नंबर्स दिए हुए हैं, अगर मैं उसमें एक नंबर और ऐड कर देता हूं, तो मेरा जो एवरेज होगा वो एक नंबर आगे चला जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, और मुझे एवरेज करना है कितना है 76 करना है। तो मैंने कौन सा नंबर ऐड किया होगा, देखो इसके नेक्स्ट वाला कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा होगा 77 होगा, उसके बाद वाला जो नंबर होगा वो 79 होगा, और उसके बाद जो कंसेक्यूटिव नंबर होगा वो 81। मतलब जब मैं 81 ऐड करूंगा तो मेरा जो एवरेज होगा वो 76 बन जाएगा। आगे चलते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। 81 ऐड करने पर हमारा जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। द पेरीमीटर एंड लेंथ, तो पेरीमीटर का हम बोल सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और लेंथ का जो रेशियो है वो कितना है 8:1 है, तो ये 2 से 4 टाइम जाएगा। अगर लेंथ 1 है तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी आ रही है 4, तो लेंथ अगर 1 है तो ब्रेथ कितनी आई है 1 है, एक्स नहीं, तो ब्रेथ कितनी है 3, 3 + 1 तभी तो 4 होगा। एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस, तो एरिया क्या होगा 3 इंटू 1, तो 3 यूनिट होगा, 3 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है। लेकिन एक चीज याद रखना कि यहाँ पर हम रेशियो में बात कर रहे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर जो होगा वो स्क्वायर रूट होना पड़ेगा। तो देखो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, तो यहाँ पे जो एक्स आएगा वो 21 आएगा, और हमसे लेंथ ही पूछा है, तो लेंथ कितनी होगी 21 होगी, और यही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, हम ऐसी गलतियां कर देते हैं, यहाँ पर x को ही कंसीडर कर चलेंगे और यहाँ पर x ही मानेंगे, तो x हमारा 441 आ रहा होगा हमारे हिसाब से। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जब हमने रेशियो में लिया है तो लेंथ का जो रेशियो है वो 1 यूनिट है, और ब्रेथ का जो रेशियो है वो 3 यूनिट है, तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका कोफिशियंट जो है, जो कॉमन फैक्टर होगा, वो भी आपस में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, परसेंटेज में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर हम गलती कर देते हैं। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 81, मतलब कि वो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो कि 81 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अब देखो 81 का तो हमें डिविजिबिलिटी रूल पता नहीं है, तो हम इसके फैक्टर देख लेते हैं। तो 9 इंटू 9, जो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा होगा वो 81 से भी डिवाइड हो रहा होगा, तो देखते हैं 9 9 तो कैंसिल आउट हुआ, ये 8 और 7 15 और 6 21, तो 21 तो 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर तो नहीं हो रहा, ये भी नहीं होगा क्योंकि 1 बचेगा। ठीक है, 999 तो ये तो हट जाएगा, ये 8 आया तो ये भी नहीं होगा, 999549, तो ये हो जाएगा, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। सिंपल था क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था इसमें। अब देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 7/17 है, और हमसे साइन थीटा प्लस कोस थीटा पूछा है। देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा 7/17 है, तो इसका स्क्वायर किया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा बनेगा, इज इक्वल टू में भी स्क्वायर होगा तो 49/289 बना। इसकी वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे माइनस का 1 जाएगा, 289 माइनस होगा तो ये 240 माइनस का आया, और ये 289, ये किसकी वैल्यू आई माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा, माइनस से माइनस को उड़ाया। अब जब हमने इसका स्क्वायर किया तो अगेन 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा आया, और इज इक्वल टू में अगर सपोज इसकी वैल्यू x थी तो ये x स्क्वायर आना चाहिए था, और साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू हमें पता है 240 + 289 और प्लस में 1, तो 289 और 240 कितना होगा 429/289 इज इक्वल टू x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट किया तो
529 किसका स्क्वायर होता है? 23 का, और 289 17 का। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 23/17, और x क्या था? साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो यही मेरा फाइनल आंसर भी होगा। आज की शिफ्ट में इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट शिफ्ट डिस्कस करेंगे जल्दी, और अभी एग्जाम स्टार्ट होने भी वाले हैं, तो हम जैसे जैसे एग्जाम होंगे डेली उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको डालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जो आगे बच्चे पेपर देने जाने वाले हैं उनको कुछ आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन वैसे उसका कोई फायदा होगा नहीं इतना खास। क्यों? क्योंकि शिफ्ट में इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है ना, हद से ज़्यादा। जैसा हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 13 अक्टूबर की जो शिफ्ट थी वो इतनी टफ थी कि वहां पर जो एवरेज मार्क्स जो बच्चों के आए ना सब्जेक्ट में, रो स्कोर आए, वो 18 to 20 ही आ रहा था सिर्फ। ठीक है, और जो आज हमने शिफ्ट डिस्कस की है इसमें तो सभी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी किसी ने समझा होगा चीजों को तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत अच्छी नॉलेज होना जरूरी था, तभी हम इन क्वेश्चंस को कर सकते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के पेपर में। तब तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर कीजिए।